नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने सीखे थे और उम्मीद करता हूं कि आप सब उसको रिवाइज करके आए होंगे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम्स करने वाले हैं। एक तो है कि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर है तो वो बाउंडेड होती है। दूसरी सीक्वेंस जो हमारी थ्योरम है इंपॉर्टेंट वो है यूनिक लिमिट थ्योरम, कि अगर लिमिट किसी सीक्वेंस की एग्जिस्ट करती है ना, देन इट इज़ यूनिक। और तीसरी थ्योरम जो है, कोई अगर मोनोटॉनिक सीक्वेंस है ना, मोनोटॉनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बाउंडेड, है ना। कोई मोनोटॉनिक सीक्वेंस तभी कन्वर्जेंट होगी जब वो बाउंडेड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली थ्योरम से, जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, राइट। तो मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, राइट। हम इसके फर्स्ट पार्ट पे अभी आते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। लेट एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस, शॉर्ट में सीक्वेंस कैसे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा, इफ़ ए एन इज़ कन्वर्जेंट देन पक्का क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल होगा। ये फाइनाइट भी होगा और फिक्स भी होगा, ठीक। अब लिमिट की डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन सच दैट क्या होगा, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी एन नॉट ग्रेटर आर इक्वल टू एन, फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, राइट। एन नॉट से बड़ा जो भी एन होगा उसके लिए जो ए एन की वैल्यू होगी, उसके पद की वैल्यू होगी, उससे अगर एल का डिफरेंस निकालेंगे तो एप्सिलॉन से कम आएगा, राइट। चलिए अब हम मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। अगर मॉड एक्स लेस देन ए है, दिस इम्प्लाइज माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। अगर यहाँ पे इक्वल होगा तो हम यहाँ पे इक्वल लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से अगर हम इसको ओपन करेंगे, सो दिस विल बी माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, ठीक है। अब एल को हम ऐड कर देते हैं इस पूरे में, तो क्या बन जाएगा ये, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, ठीक है। अब जरा अगर हम लोग रिमाइंड करें, बाउंडेड किसी सीक्वेंस के बाउंडेड होने कंडीशन क्या थी, कि अगर हमें कोई स्मॉल के इस तरीके से मिले जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, और एक कैपिटल के ऐसा मिले जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स की वैल्यू क्या हो, छोटी हो, तो बाउंडेड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये ए एन सीक्वेंस का ही टर्म है और ये जो एन है उसकी वैल्यू क्या है, एन नॉट से बड़ी है ना, या फिर बराबर है। इसका मतलब जो ए एन नॉट से पहले के जो टर्म होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर उनको भी इंक्लूड कर लें तो फिर हमारी ये सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चूज़ करेंगे स्मॉल एम, है ना। स्मॉल एम किसका होगा, मिनिमम ऑफ, अब देखो इस ए एन नॉट से पहले के जो भी टर्म है ना उनको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ए वन ए टू, कहाँ तक जाएंगे हम लोग, ए एन नॉट माइनस वन, ठीक है। और उसके साथ में ये एल माइनस एप्सिलॉन जो है ना इसको भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब अगर हमने कोई ऐसा एम लिया है जो क्या है इन सब से छोटा है, ठीक है, और हमने क्या किया है, एक ऐसा कैपिटल एम लिया है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है किससे, ए वन ए टू ए एन नॉट माइनस वन एंड एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, है ना, अब हमारा जो m होगा वो छोटा होगा ए एन से, कैपिटल M जो होगा वो बड़ा होगा ए एन से, फॉर एवरी n। अभी तक हमारा क्या था, n ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट था। अब हमने क्या किया, देखो n जब हमारा एन नॉट से बड़ा है तब तो उसकी वैल्यू इन दोनों से क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। लेकिन जो ए एन से पहले वाले टर्म है ना उनके बारे में हमें नहीं पता था, ये एन नॉट से पहले के जो टर्म थे। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल एम ऐसा लिया,
अगर ये सबसे छोटा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पर अगर इससे भी छोटे कोई नंबर है तो हम उसको ले लेंगे स्मॉल एम। कैपिटल एम कैसा लेंगे, अगर एल प्लस एप्सिलॉन सबसे बड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम इससे छोटे जो नंबर होंगे उनमें से किसी को कैपिटल एम ले लेंगे, उससे बड़े जो होंगे तो इस तरीके से हमारा जो ए एन होगा वो एम और कैपिटल एम के बीच में लाई कर जाएगा फॉर एवरी एन। तो दिस इम्प्लाइज ए एन इज बाउंडेड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होती है। अब कन्वर्स की बात करते हैं हम लोग। कन्वर्स में क्या होगा, हमें एक ऐसी सीक्वेंस लेना जो बाउंडेड है पर दिखाना है कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक सीक्वेंस हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई टैब पे जा करके उसको देख सकते हैं। एक हमने सीक्वेंस ले ली -1 टू पावर n। ठीक है, हमको पता है कि ये जो सीक्वेंस है दिस लाइज बिटवीन ए एन -1 टू +1, -1 और +1 के बीच में। इसका मतलब क्या है कि ये बाउंडेड है। कैसी ये सीक्वेंस, ये बाउंडेड है। बट जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, तो वैल्यू क्या आएगी -1 और +1, फिक्स वैल्यू नहीं है। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे देन इट विल बी आइदर -1 और +1। इसका मतलब सीरीज़ कैसी है, ये सीक्वेंस कैसी है, सीक्वेंस जो हमारी है वो ऑसिलेटिंग है ना। यानी जो हमारा अनुक्रम है वो कैसा है, ऑसिलेटिंग है, दोलनकारी है। ठीक है, तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इन नॉट बी ट्रू, कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक, ये हमारी पहली थ्योरम थी जिसे हम लोगों ने, है ना, समझ लिया। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी थ्योरम की तरफ। इनका कहना है इफ़ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक, है ना। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो यूनिक होगी। ठीक, उसके प्रूफ में क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि लिमिट जो है वो यूनिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एक से ज़्यादा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, मान लेते हैं कि हम सिमिलरली हम ये सारा लिख लेंगे, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, है ना, एंड L1 मैं लिख ही देता हूँ, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस एंड L1 L2 आर टू लिमिट्स। ठीक है, दो इसकी लिमिट्स हैं, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू L1 और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू L2। ठीक, हम क्या दिखाएंगे, अगर हम ये दिखा दें कि L1 इक्वल टू L2 है तो हमारा ये जो यूनिकनेस है वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। पहले हम इसके लिए बात कर रहे हैं L1 के लिए, देयर एग्जिस्ट, मान लेते हैं हमारा n0, है ना, सच दैट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए एन माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू n0। ठीक है, अब हम इसके लिए बात करेंगे सेम, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n1 सच दैट mod a n minus L2 less than epsilon by 2 for every n greater or equal to n1। ठीक है, तो लिमिट की डेफिनेशन यूज़ की हमने, कुछ भी इसमें नया नहीं था। और जिन्होंने अगर लिमिट नहीं पढ़ी है तो हमारे लास्ट वीडियो में जा करके देख सकते हैं, लिमिट के डेफिनेशन से हमने ये किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं एक नंबर, हम ऐसा ले लेते हैं, मान लो हम लोगों ने ले लिया है, मैं कैपिटल N ले ले रहा हूँ। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n0 और n1, दोनों के मैक्सिमम के इक्वल है वो कैपिटल N। ठीक, अभी तक देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस माना है कि L1 L2 दो लिमिट है और लिमिट की डेफिनेशन यूज़ की बस। अब हम मान रहे हैं कि n जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के मैक्सिमम से इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हमारा मॉड ऑफ ए एन माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 था। ठीक है, एक मिनट, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, मॉड ऑफ ए एन माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू n। देखो ये n जो n0 से बड़ा था, है ना, तब ये ट्रू था। तो अगर हम
ये कैपिटल एन है, ये भी तो एन नॉट से बड़ा ही नंबर होगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा या तो एन नॉट के इक्वल होगा या मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अगर ये हमारा इस तरीके से हो गया, और अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो L1 L2 है वो हमारे डिफरेंट लिमिट हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि नाउ सिंस L1 इज़ नॉट इक्वल टू L2, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि L1 जो है वो L2 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इनका जो डिफरेंस है L1 माइनस L2 वो किसी डेल्टा के इक्वल है, ठीक है। तो और हमने ठीक है डेल्टा, अब चूंकि हमारा जो एप्सिलॉन है वो हम आर्बिट्री चूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हम उसे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं ना, और हम जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू लें ये जो है ना वो चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, ऐसा हमें एन मिल जाना चाहिए, ठीक। तो हमने मान लिया कि हमने एक ऐसा एप्सिलॉन लिया है जो हम इस तरीके से एक एप्सिलॉन चूज़ कर रहे हैं जो क्या है हमारा इस डेल्टा से छोटा है, लेस देन डेल्टा, ठीक। चलो अब डेल्टा हमारा क्या है, डेल्टा हमारा एक्चुअली ये मॉड ऑफ L1 माइनस L2 है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ AN माइनस L1, ठीक है, और प्लस या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस AN माइनस L2। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो हम इसको प्लस कर सकते हैं और इसको यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। जब इसको मॉड का एक फॉर्मूला होता है, मॉड एक्स प्लस वाई जो होता है लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है, तो इसे ओपन करेंगे तो लेस आर इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ, है ना, AN माइनस L1 प्लस मॉड AN माइनस L2, और ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है इस इक्वेशन से, है ना, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, डेल्टा इज़ लेस देन एप्सिलॉन, बट हमने कैसा चूज़ किया डेल्टा, हमने चूज़ किया है कि जो डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ी है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी आ रही है, तो विच इज़ कंट्राडिक्शन। ये कैसा हो गया हमारा, कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब है कि, है ना, कोई भी अगर सीक्वेंस है तो उसकी एक से ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकती है, L1 L2 कैन नॉट बी डिफरेंट, है ना। अगर वो डिफरेंट ले रहे हैं तो वो हाइपोथेसिस क्या कर रही है, कंट्राडिक्ट कर रही हैं, तो हमें दोनों को सेम लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये था हमारा दूसरी थ्योरम का प्रूफ। चलिए हम लोग अपनी अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड, राइट। तो सबसे पहले तो हम इसका इफ़ एंड ओनली इफ लिखा है, इसका मतलब है कि हमें इस सीक्वेंस को ना दोनों तरफ से प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इफ पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। इफ पार्ट, देखो अभी ये सीक्वेंस हमारी मोनोटॉनिक है या नहीं है, इस बात से हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमको फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि हमारी सीक्वेंस जो है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है, राइट। हमारी सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है, और हम ये ऑलरेडी एक थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं अभी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं, लेट AN बी अ मोनोटॉनिक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो फिर हमें कुछ ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, देन बाई थ्योरम फर्स्ट ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, या इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिख देंगे एग्जाम में तो चल जाएगा काम, ठीक है। बाई थ्योरम फर्स्ट, है ना, थ्योरम फर्स्ट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना, इट इज़ बाउंडेड, देन बाई थ्योरम फर्स्ट इट इज़ बाउंडेड। तो ये तो हमारा इफ पार्ट तो बिना कुछ भी किया से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ओनली इफ वाले पार्ट की, ओनली इफ पार्ट। अब ओनली इफ पार्ट में हमको क्या करना है, हमको एक मोनोटॉनिक सीक्वेंस लेना है जो बाउंडेड है और फिर हमें दिखाना है कि कन्वर्जेंट होगी। जब हम लोगों ने एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड किया था तो वहाँ पे दिखाया था कन्वर्स ट्रू नहीं होता, मतलब बाउंडेड सीक्वेंस, है ना, कन्वर्जेंट नहीं हो सकती हमेशा, बट अगर वो मोनोटॉनिक सीक्वेंस है और बाउंडेड है तो हमेशा कन्वर्जेंट होगी, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ, ओनली इफ वाला पार्ट। फिर मान लेते हैं कि हमारे पास एक AN कोई सीक्वेंस है जो मोनोटॉनिक है और इंक्रीजिंग है, ठीक है।
मोनोटॉनिक है, इंक्रीजिंग है, ठीक। और हम ये भी मान लेते हैं कि जो इसका अपर बाउंड है वो कैपिटल एम है, ठीक है। जो हमारी ए एन है, ये स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, इस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड कैपिटल एम बी द अपर बाउंड, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, m जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू होगा ए एन फॉर एवरी एन इन कैपिटल एन, सॉरी नेचुरल नंबर, ठीक। पर जैसे ही हम m माइनस एप्सिलॉन करेंगे, है ना, इस अपर बाउंड से कुछ एप्सिलॉन कम करेंगे, तो चूंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं तो हमें कुछ ऐसे टर्म्स जरूर मिल जाएंगे, है ना, am जो क्या होंगे, इससे बड़े होंगे, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमारी सीक्वेंस कैसी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, तो जो हमारे यहाँ पे ए एम की वैल्यू होगी वो लेस आर इक्वल टू ए एन होगी फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम, है ना। एन अगर बड़ा है तो ए एन की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग होती तो इसका जस्ट उल्टा होता, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, है ना, m माइनस एप्सिलॉन जो ए एम से छोटा है, ए एम जो हमारा ए एन से छोटा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस आर इक्वल टू होगा ए एन फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से m जो हमारा है वो कैसा है, ग्रेटर आर इक्वल टू ए एन है, m जो है वो कैसा है, ग्रेटर आर इक्वल टू ए एन है। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर हम इस m में एक एप्सिलॉन ऐड कर दें तो ये और भी ग्रेटर हो जाएगा, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल एम। और अगर ये फॉर एवरी n के लिए है तो m प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए एन फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू m भी हो जाएगा। जब अगर हर एक n के लिए है तो m से ग्रेटर नंबर के लिए भी होगा ही होगा ट्रू। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिक्स करें, किसको, इसको और इसको, तो हमें क्या मिलेगा, m माइनस एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू ए एन लेस आर इक्वल टू m प्लस एप्सिलॉन, सॉरी, ठीक है। तो अब अगर हम मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी से इनको हम लोग क्या करें, ठीक है ना, m माइनस कर देते हैं पूरे में, तो माइनस एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू ए एन माइनस एम लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए एन माइनस एम इज लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू कैपिटल एम, और ये क्या है, हमारा अपर बाउंड है। इसका मतलब अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो अपर बाउंड, उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सीक्वेंस अपने अपर बाउंड पे कन्वर्स करेगी, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा, हाँ, ये माइनस एप्सिलॉन इस तरीके से था, हमने इसको मॉड प्रॉपर्टीज लिखा, मॉड एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन, तो ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू एम, ठीक है। तो ये अपने अपर बाउंड पे कन्वर्स कर रही है। इसी तरीके से हम इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेकर के भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे, उसका एक लोअर बाउंड लेंगे और दिखाएंगे कि ये हमारी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्स कर रही है। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इनमें से एक थ्योरम पूछी ही जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में कॉची सीक्वेंस और उनके जनरल प्रिंसिपल्स और उनसे रिलेटेड थ्योरम्स और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कीप लर्निंग, बी हैप्पी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।